नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। ट्रंप की पोस्ट से ईरान को सीधी चेतावनी, वैश्विक तनाव से तेल बाजार में बढ़ा उतार चढ़ाव। अहमदाबाद में 34 वर्ष पुराने मर्डर केस का खुलासा, पति समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप। और वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल, सुरक्षा को लेकर विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट को ईरान के लिए चेतावनी माना जा रहा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी नाकाबंदी को नाकाम बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इससे ईरान को धमकी माना जा रहा है। इस तस्वीर पर लिखा है कि तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी कामयाब नहीं होगी। ईरानी बंदरगाहों को रोकने की कोई भी कोशिश आखिर में फेल ही होगी। उन्होंने नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर कहा कि इस तरह की नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे दुनिया की शांति पर भी असर पड़ता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड करीब $126.31 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। फिलहाल यह करीब $123 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने 34 वर्ष पुराने मर्डर केस का खुलासा किया है। अहमदाबाद के वटवा स्थित कुतुबनगर इलाके में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक घर में किसी महिला की लाश दफनाई गई है। जांच के दौरान एक ऐसा मकान मिला जो पिछले 8 वर्षों से बंद था। यह मकान सालिया बीबी का था, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। तफ्तीश में सामने आया कि मृतका फरजाना उर्फ शबनम धौलका की रहने वाली थी। वर्ष 1992 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन बाद में वह अपने पति को छोड़कर मायके लौट आई और कथित तौर पर देह व्यापार में शामिल हो गई। इसी दौरान उनका संपर्क शमशुद्दीन से हुआ। अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में जिस तरह से काफ़ी अरसे से जो अनडिटेक्ट केस रहे हैं, उनको ढूंढने की या तो फिर ऐसी कोई वारदात है जो सामने नहीं आई हो, उस तरह की जो भी जानकारी लेने की एक प्रक्रिया हमेशा रहती है। उसी प्रक्रिया के भागरूप क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सन 1992 में किसी महिला की हत्या करके वटवा में कुतुबनगर में एक घर रहनाक जो मतलब रहने का जो मकान है उसमें दफनाया गया है। अब सिर्फ इतनी जानकारी के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल था, पर धीरे धीरे उस चीज़ को मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई और कलेक्ट करने के बाद वो मकान जो था जिसमें ये महिला की लाश को दफनाया गया था, उस मकान को आइडेंटिफाई किया गया पहले। अब वो मृतक महिला कौन सी है उसके बारे में जानकारी लेते हुए पहले ये जो मकान मालिक है उसके बारे में जानकारी ली गई थी। और ये मकान ओरिजिनली पहले सालिया बीबी नामक एक महिला के नाम पे था। बाद में उसने वो मकान, जब वो जीवित थी तब उस मकान को उसने किसी और को बेच दिया था। अड़ोस पड़ोस में जब इस पूरी जो बनाव था उसके बारे में जानकारी ली तो ये पता चला कि इस मकान में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है और 5 से 7 साल से मकान वैसे ही खाली रहता है। जब ये मकान में कोई रहता नहीं है, उस बारे में जब तफ्तीश जारी की तो पता चला कि यहाँ रहने वाले लोग, जो कि काफ़ी श्रद्धा में मानने वाले लोग, मानते हैं कि यहाँ पर कोई रह नहीं पाता है, कुछ उनको परेशानियाँ होती हैं। तो फिर जब इस बात को पता चला तो जब सालिया बीबी का मतलब है कि कहाँ है उसको पता करने गए तो पता चला कि सालिया बीबी कुछ साल पहले वो डेड मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके रिलेशंस में एक उनके जो जमाई थे भूरा भाई करके, और उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई। उसके बाद ये महिला के बारे में जब पता चला तो पूरी धीरे धीरे जो जानकारी मिली, जहाँ तक आज मतलब कल जो एक्सहिबिशन करके जो कंकड़ निकाले गए मतलब मानव देह के, तो उससे जो कहानी जब पीछे जाते हैं तो पता चला कि
अहमदाबाद शहर के पास जो धोलका तालुका है वहाँ पर एक फरजाना नामक लड़की थी। उसकी शादी सूरत में हुई थी और वहाँ पर वो 1 साल के भीतर ही वापस अपने माँ बाप के वहाँ आ गई थी, क्योंकि वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी। उसके बाद उसने अपना जो जीने का तरीका अपनी मर्ज़ी से शुरू कर दिया और वो कई पुरुषों के संपर्क में आई और उसके बाद उसने धोलका छोड़ के वो अहमदाबाद रहने आई। अहमदाबाद रहने आने के बावजूद बाद भी उसने अपना जीने का वही तरीका रखा, अपनी मनमर्जी का। तो उसी समय ये जो एक शमसुद्दीन नाम का युवक था उसके साथ वो जुड़ी और वो भी शुरू में उनका प्रोफेशनली ही व्यवहार था, संबंध था दोनों के बीच में। पर धीरे धीरे उनके बीच में एक प्रेम संबंध बना और बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद भी फरजाना ने अपनी जो शादी पहले की जो लाइफ थी और उसकी जो जीने का तरीका था उसमें कोई बदलाव नहीं लाया। उसकी वजह से दोनों के बीच काफ़ी अनबन होती थी और बाद में शमसुद्दीन ने इसने छुटकारा पाने के लिए काफ़ी तरह से कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे उसके जो भाई है शमसुद्दीन के, शमसुद्दीन का नाम है शमसुद्दीन मुसाजी खेड़ावाला, उसका भाई है इकबाल मुसाजी खेड़ावाला और एक दूसरा इसमें जो नाम मिला है वो है अब्दुल करीम जावरावाला और सालिया बीबी और एक सादिक खान। सादिक वही है जिसका अलियास उर्फ नाम बूरा भाई है। अब इनमें से जो जितने नाम आए उस नाम को लेकर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई और सारी जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो पूरी गुप्त तरीके से की गई थी, ताकि जब तक हम पूरे सच के पास ना पहुँचे कि सच सामने न आए तब तक इस चीज़ों को गोपनीय रखा गया था। और शमसुद्दीन जो है ये फरजाना के साथ शादी किया था वो इंसान है। और इकबाल जो है इकबाल मूसा जो उसका शादी की थी तो उसका शमसुद्दीन का बड़ा भाई होने के नाते उसका जेठ था। अब्दुल करीम जो है वो शमसुद्दीन का दोस्त है, पर वो अभी उसकी मृत्यु हो चुकी है। और सालिया बीबी भी अभी ज़िंदा नहीं है। फ़िलहाल अभी इसकी जानकारी रखने वाला एक इंसान और दो जो भी शकमंद ऐसा अभी भी उनको हम मानेंगे कि ये 2 सस्पेक्ट है, क्योंकि फ़िलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो लीगल प्रोसीजर के तहत जिस मकान में ये दफना गया ना कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ पर कल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और बाकी सारे जो तफ्तीश में जुड़ते हुए सारे एकम साथ में थे, एफएसएल वगैरह। और वहाँ पर जब खुदाई की गई तो मानव कंकन मिले हैं और ये मानव कंकन जो मिले हैं वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये फरजाना बानो के ही है या किसी और महिला के है, किसके है, वो एक डीएनए प्रोफाइलिंग के साथ और कंपैरिजन के साथ वो तय किया जाएगा। और उसके बाद अगर ये तय होता है कि ये जो मानव कंकन मिले हैं वो फरजाना के ही है, ताकि बाकी की जो हमारे पास जो एविडेंस और जो भी सस्पेक्ट या विटनेस जो भी है आगे की कार्रवाई उसके बाद क्या। फ़िलहाल इसको अभी हम जानवा जोग माने कि स्टेशनरी एंट्री के जीडी एंट्री के नाम पे तफ्तीश चल रही है। जैसे ही अभी फ़िलहाल कल जिस तरह से मानव कंकन मिले हैं उसको मेडिकल फॉरेंसिक के साथ हमारे तफ्तीश हुई है। अभी आज उसको डीएनए के लिए एफएसएल में भेजा जाएगा। और जो मृतक है फरजाना, जो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये मानव कंकन फरजाना के, पर बाकी जितने भी आसपास के जो हमको स्टेटमेंट मिले हैं, जो विटनेसेस मिले हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ जो दफनाई गई थी वो फरजाना ही है। पर जब तक हमें साइंटिफिक एविडेंस पूरा नहीं मिलता है तब तक हम इस बात को ठोस से नहीं कह सकते। जैसे ही डीएनए प्रोफाइलिंग का जो भी रिज़ल्ट आता है और कंपैरिजन होती है, उसका भाई जिंदा है अभी फरजाना का, तो उसके साथ कंपेयर करके जब तय होता है तो उसके बाद ऑफेंस रजिस्टर्ड करके बाकी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और आगे की तफ्तीश की जाएगी। गुजरात के वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में यह कदम उठाया गया है। वडोदरा में एसएसजी अस्पताल में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में की जा रही है। गुस्साए डॉक्टरों ने सुपरिटेंडेंट ऑफिस के बाहर धरना दिया और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। 27મી તારીખે એક પેશન્ટનું પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલની અંદર મૃત્યુ થયા બાદ એમને અહીંયા લાવવામાં આવ્યું હતું। અહીંયા કોફિન સર્વિસમાં જ્યારે એમને રાખવામાં આવ્યું ત્યારે એ દરમિયાન ડિકમ્પોઝિશનની પ્રોસેસ શરૂ થઈ ગઈ હતી। આ ડિકમ્પોઝિશનની પ્રક્રિયાના કારણે પેશન્ટના જ્યારે સગાવાલાઓ અહીંયા આવ્યા ત્યારે આ કિસ્સાની અંદર પેશન્ટના સગાવાલાઓએ
ત્યાં સૌથી પહેલા પીઓન ઉપર હુમલો કર્યો હતો અને ત્યાર પછી રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ ઉપર હુમલો કર્યો હતો. આ ખરેખર ખૂબ ગંભીર મામલો છે. જે મેડિકલ ઓફિસર્સ જે છે એમની સુરક્ષા જાળવવી ખૂબ અગત્યની છે. ખૂબ કપરા સંજોગોની અંદર મેડિકલ ઓફિસર્સ કામ કરે છે, ત્યારે એમને આપણે ધ્યાન રાખીને એમના ઉપર ખૂબ નિર્ભીક રીતે કામ કરી શકે, પોતે સ્વતંત્ર રીતે ડિસિઝન કરી શકે, એ માટે આપણે સહિયારા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આજે જે રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ હતા એમની સાથે પણ બેઠા, એમના જે અમુક મુદ્દાઓ છે એ બાબતે મેં વિગતવાર રિપ્રેઝન્ટેશન એમનું સાંભળ્યું છે. એમના સિક્યુરિટી વ્યવસ્થા બાબતે, સીસીટીવી બાબતે, પાર્કિંગ બાબતે, આ તમામ મુદ્દાઓનું, ઇલ્યુમિનેશન બાબતે આ તમામ મુદ્દાઓનું એપ્રોપ્રિએટ વેમાં નિકાલ થાય એ દિશાનો પ્રયત્ન પણ આપણે હાથ ધરીએ છીએ. સાથોસાથ પોલીસ મારફતે જોઈન્ટ સીપી સર મારી સાથે જોડાયા છે, બાકી ટીમ પણ અહીંયા છે અને આ તમામ આરોપીઓને તાત્કાલિક પકડી લેવામાં આવે. અત્યાર સુધીમાં 6 જણની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે અને તાત્કાલિક એમની સામે એક્શન, સ્ટ્રિક્ટેસ્ટ પોસિબલ એક્શન પણ લેવાશે. અગત્યનું એ છે કે આપણે આપણા જે ઓફિસર છે એ સમગ્ર ટીમ તરીકે કામ કરે છે, નિર્ભીક રીતે કામ કરી શકે, સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી શકે, એ દિશાના પ્રયત્નો અમારા ચાલુ છે. સરકાર કક્ષાએ પણ રિપ્રેઝન્ટેશન થયું છે. આરોગ્ય વિભાગ પણ એ બાબતે ખૂબ ચિંતિત છે અને આ મુદ્દાનો સમયસર નિકાલ થાય એ દિશાનો અમે સહિયારા પ્રયત્ન કરીએ. જો આપણે ત્યાં જે દર્દીઓ છે મોટાભાગે લોઅર મિડલ ક્લાસમાંથી આવે છે, ગરીબ વર્ગના આપણા દર્દીઓ છે. એમની કોઈ સેવાઓ ના ખોરવાય, એમના આરોગ્યની ચિંતા અમે પણ કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક ડોક્ટર્સ કામ ઉપર લાગે એ દિશા માટે અમને સમજૂત પણ કર્યા છે અને શક્ય હોય એટલે વહેલી ત્વરાએ એમના મુદ્દાઓનું પણ નિરાકરણ થાય અને સાથોસાથ આપણે પેશન્ટની સર્વિસીસ પણ તાત્કાલિક ચાલુ થાય એ દિશાના પ્રયત્નો આપણા ચાલુ. એમને ઇન્શ્યોર કર્યા છે બેઠકમાં તો એમને હડતાલ બાબતે વિગતવાર આપણે એમને માહિતી પણ આપી છે. એમના ઘણા બધા મુદ્દા બાબતે સાંભળ્યા પણ છે. એમને પણ અમારા એશ્યોરન્સ બાબતે ખાતરી આપી છે કે એ દિશામાં પણ એમના તરફથી બનતા પ્રયત્નો કરશે. માત્ર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અમારી આગળ હતા એટલે સમગ્ર ટીમ સાથે ચર્ચા કરીને એમનો નિર્ણય પણ લેશે, પણ અમે સમગ્ર આરોગ્ય વિભાગની સાથે છીએ અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી વહેલી ત્વરાએ નિકાલ થાય ઇશ્યુનો એ दिशा प्रयत्न हमारा चालू है। इस पूरे मामले ने अब सरकार का ध्यान भी खींच लिया है। स्थिति को संभालने के लिए जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया खुद एसएसजी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बातचीत की। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हमला किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। एसएसजी हॉस्पिटल में आवता गरीब दर्दीओनी सारवारमां विलंब ना थाय, कोई प्रकारनी क्षति ना रही जाए અને જુનિયર તબીબોની આ જે હડતાલ છે એ લોકોની જે ફરિયાદ છે, ગઈકાલે એમના પર થયેલા હિચકારા હુમલા બાબતે જે એ લોકોનો જે અસંતોષ છે એ સમગ્ર વ્યવસ્થાને એક જાતની હાનિ પહોંચાડી છે. આ મામલાને એડ્રેસ કરવા માટે ઉચ્ચ લેવલે સરકારશ્રી બી, કમિશનરશ્રી, અમારા સેક્રેટરી વગેરે ખૂબ જ સંવેદનશીલતાથી આ અપ્રોચ કરી રહ્યા છે અને એ જ મુહિમના ભાગરૂપે અત્યારે કલેક્ટરશ્રી વડોદરા જિલ્લાના અને જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર ડૉક્ટર સુધીર દેસાઈ એ વિદ્યાર્થીઓને સંબોધ્યા હતા અને એ પહેલાં અમારી સાથે અમુક ચર્ચાઓ કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓને એવું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે કે એમની જે કંઈ બી સમસ્યા છે સ્થાનિક લેવલે જે નિવેડાતી હશે એનો સ્થાનિક લેવલે નિકાલ લાવવામાં આવશે અને સરકારમાં જે રજૂઆત કરીને જે સિક્યુરિટી વ્યવસ્થા સુદૃઢ કરવાની જે એક અમારી માગણી છે એ અંગે બી ખૂબ જ ઉગ્રપૂર્વક રજૂઆત કરવામાં આવશે અને સરકારે એ બાબતે સજાગતા પણ દર્શાવી છે. ગઈકાલના બનાવમાં જે સંડોવાયેલા હતા એ લગભગ બધાને રાઉન્ડ અપ કરી લેવામાં આવ્યા છે અને અરેસ્ટ કરી લેવામાં આવ્યા છે અને આજે સવારે પણ બાકીના 1 કે 2 જે તોમતદારો હતા જેના પર આક્ષેપ હતો ડોક્ટરો પર હુમલો કરવાનો, એ લોકોને પકડી લેવામાં આવ્યા છે. આટલી વાત સાથે અમે કલેક્ટર સાહેબે જોઈન્ટ કમિશનર પોલીસ વિદ્યાર્થીઓને એવું એક વિનંતી કરી છે કે જે માનવતાનું કાર્ય છે, જે એ લોકો 24/7 કરતા હોય છે એ કામમાં જોડાઈ જાય. એમના જે કંઈ બી પેન્ડિંગ પ્રશ્નો હશે આ બાબતે એનો ત્વરિત રીતે નિકાલ લાવવામાં આવશે અને આ પ્રકારની કોર્ડિનેશન મિટિંગો જરૂર પડે દર 10 દિવસે કે દર 15 દિવસે આ કચેરીમાં યોજાશે કે જેથી કરીને रेसिडेंटों ने काम करती वक्त कोई तकलीफ ना हो। पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा हुआ है। कल जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो हादसा हुआ है उसके बाद सारे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और सीनियर डॉक्टर रेसिडेंट और रेसिडेंट डॉक्टर्स हम लोगों ने हमारी जो डिमांड्स है वो अथॉरिटी के सामने रखी थी कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको सघन किया जाए
और जहाँ पे ज़्यादा लोग की भीड़ रहती है वहाँ पे पास सिस्टम किया जाए और जो जो मैक्सिमम सिक्योरिटी है वो परमानेंट बेसिस पे किया जाए, जो टेम्पररी बेसिस पे सिक्योरिटी है उसको सघन किया जाए। वो उसी डिमांड के साथ हम लोगों ने हमारा स्ट्राइक। इश्यू ऐसा था कि 2 दिन पहले डेड बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। उसके बाद वहाँ पे कुछ कोल्ड स्टोरेज में कुछ मशीन की टेक्निकल एरर की वजह से इश्यू हुआ, तो डेड बॉडी को दूसरे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। उसके बाद जो क्या होता है नॉर्मल प्रोसेस में होता है कि डिकम्पोजिशन स्टार्ट होना तो स्टार्ट हो ही जाता है, लेकिन जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है तो उसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। उसकी वजह से रिलेटिव को ऐसा लगा कि कोल्ड डेड बॉडी को कोई बाहर निकाल दिया गया है और उसको ज़्यादा डिकम्पोजिशन चेंजेस हुए, उसकी वजह से वो विवाद हुआ और उन लोगों ने मारामारी कर। पहले भी 2 साल पहले भी स्ट्राइक किया था, उसी वक्त भी हमारा यही था कि सिक्योरिटी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सघन किया जाए और डॉक्टर्स एकदम डॉक्टर सुरक्षित एनवायरनमेंट में काम करें। लेकिन हर बार एश्योरेंस रीअश्योरेंस दे के छोड़ देते हैं, तो इस बार हमारा है कि जब तक पूरा परमानेंट सिक्योरिटी और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते और हमारी डिमांड सॉल्व नहीं की जाती तब तक हम स्ट्राइक करेंगे। आज कलेक्टर श्री और सीपी सर से बात हुई है, कल हेल्थ के डिपार्टमेंट के ऊपरी अधिकारियों से भी बात हुआ था। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। गुजरात के वडोदरा के नवलखी मैदान में आज एक शव मिलने से सनसनी मच गई। वडोदरा के नवलखी मैदान से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आज एक सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना को लेकर शहर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। शव काफी समय पुराना बताया जा रहा है, जिसके चलते उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शव पुरुष का है या महिला का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.
अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड डांस डे के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में एक भव्य नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ल्ड डांस डे के उपलक्ष्य में अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा वडोदरा में एक भव्य नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कौस्तुभ इवेंट्स, श्री कला केंद्र और दिव्यांजलि आर्ट एंड कल्चरल सेंटर के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नृत्य कला का प्रचार प्रसार करना और लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आयोजकों का कहना है कि नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आज 29 अप्रैल 2026 पूरे विश्व में विश्व नृत्य दिन वर्ल्ड डांस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। अंजलि मेमोरियल कमेटी और उसके साथ में 3 संस्थाओं ने वडोदरा में एक खूब सुंदर नृत्य का आयोजन किया है जो अभी चल रहा है एम्फी थिएटर में। और नृत्य है तो सब कलाएं है उसमें, संगीत, नृत्य, सब चीज़ें उसमें आती है। तो ये शास्त्रीय है, लोक है, क्रिएटिव है, सभी प्रकार के नृत्य, छोटे बड़े, कोई भी स्पेशल चिल्ड्रन, सब लोग ने यहाँ सुंदर नृत्य प्रस्तुति की है। और उसके साथ में नॉर्मली जो रूटीन ऑडियंस होते हैं उससे बढ़ के कितने बढ़ के more than 1,000 people are really watching and enjoying the dance। तो वो हमारे लिए बहुत सुकून की बात है और गर्व की बात है। इस आयोजन में विभिन्न नृत्य शैलियों का सुंदर संगम देखने को मिला जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कार्यक्रम कमाटी बाग स्थित एम्फी थिएटर में आयोजित किया गया जहां बड़ी संख्या में कला प्रेमियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। आज जो वर्ल्ड डांस डे यहाँ पे हो रहे हैं पारुल मैम के लीडरशिप में, इट्स रियली वंडरफुल। मैंने कभी देखा नहीं इतने सारे अच्छे डांसर्स एक साथ एक ही मंच पे, और वहाँ पे हमारे पाठशाला को चांस दिया गया, इसलिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू पारुल मैम। अगर आगे भी हमें चांस मिले तो हमारे बच्चे डेफिनेटली करेंगे। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि इतने सारे गुड डांसर्स आर देयर ऑन द स्टेज। मैं नृत्य सर्जन कथक डांस अकेडमी की तरफ से आई हूँ। मेरी गुरु डॉक्टर मंजरी पटवर्धन और निखिल मुरे सर हैं। आज हम वर्ल्ड डांस डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं। बहुत ही आभार वाली बात है कि हमें ये मौका मिला है। थैंक यू। गुजरात के मेहसाणा जिले में चुनावी माहौल के बीच एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। चुनाव की सरगर्मी के बीच मेहसाणा में राजनीति ने खूनी रूप ले लिया। 25 अप्रैल की रात तावड़िया चौकड़ी के पास मितेन चौधरी अपने दोस्तों के साथ खड़े थे, तभी अचानक बोलेरो और इनोवा में सवार हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से जुड़े लोगों ने पुरानी राजनीतिक रंजिश के चलते गाली गलौज के बाद चाकू और धारदार हथियारों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल मितेन को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। इस पूरे ऑपरेशन में सीसीटीवी फुटेज और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की अहम भूमिका रही। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की जांच जारी है। तारीख 25/4/26 को रात के 12:40 के आसपास मेहसाणा तावड़िया चौकड़ी के पास में फरियादी धीमंत रणजीत भाई चौधरी, उनके साथ मितेन रमेश भाई चौधरी तथा एक शाहिद हर्ष रामजी भाई चौधरी वहाँ पे खड़े थे। उसी टाइम पे आरोपी भरत भाई माधुभाई, ध्रुव उर्फ धवल भरत भाई चौधरी, मयूर जयंती भाई चौधरी, यश रमेश भाई चौधरी, ये लोग वहाँ गाड़ी लेके आए थे और यहाँ क्यों खड़े हो इस बारे में बोलाचाली हुई। और उसी दरमियान उश्केराट में चौधरी धवल भरत भाई है, उसने अपने हाथ में एक लकड़ी का धोखा था, वो ये जो चौधरी मितेन करके लड़का था उसके सर पे दे मारा था। और उसके साथ में एक दूसरा
यश डायाबाई करके एक लड़का था, उसने अपने हाथ में एक छुरी थी, वो उसके पीठ के भाग में मारी थी और हॉस्पिटल में मितेन चौधरी की डेथ हो गई थी। इसमें पुलिस ने उस टाइम पे 300 ऑफेंस भी रजिस्टर किया हुआ था और उसकी तपास, ये सब आरोपी भाग गए थे तो उनको ढूंढने के लिए तपास भी जारी थी। अलग अलग टीम्स बनाई हुई थी जो कैमरा देखने का काम, वो किस तरफ भागे वो देखने का काम, टेक्निकल सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस लाने का काम, ये सब कर रही थी। उसमें हमारी एक टीम है, उसने एलसीबी और पैरोल फॉलो की टीम ने गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे सांचौर जिले के हड़ेचा गांव से मेन जो आरोपी भरत भाई माधुभाई चौधरी था, वो उसके साथ प्रतीक कुमार भरत भाई चौधरी और धीरू भाई धर्मेंद्र कुमार उर्फ धीरू भाई चौधरी, इन तीनों को सांचौर के हड़ेचा गांव से पकड़ा है। साथ में दूसरे आरोपी जो भाग रहे थे उसमें भी अलग अलग टीम बनाई हुई थी और ह्यूमन इंटेलिजेंस से कुछ माहितियाँ हमको मिली थी, उसको थोड़ा टेक्निकली भी वो करके ये आरोपी यूपी में भाग रहे ऐसा हमको प्रतीत हुआ था। और वहाँ पे प्रतापगढ़ जिले के का एक देहात कोतवाली करके कोतवाली है, उस एरिया में ये लोग जा रहे हैं। वो हमको पता चलते ही हमने वहाँ लोकल जान भी की थी और उन्होंने वहाँ की पुलिस ने वहाँ उनको पकड़ा था। वहाँ पे पकड़े गए आरोपियों में ध्रुव उर्फ धवल भरत भाई चौधरी, मयूर जयंती भाई चौधरी, यश रमेश भाई चौधरी, ये तीन आरोपी एक क्रेटा गाड़ी जीजे 18BQ 1179 नंबर की जो गाड़ी थी उसमें ये पकड़े गए थे। उनको वहाँ पकड़ के बाद में ट्रांजिट रिमांड में लेके यहाँ महसाणा लाया गया है। टोटल 6 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं और उनके पास में 22,200 रुपये नकद, एक क्रेटा गाड़ी और 6 मोबाइल अभी तक बरामद किए गए हैं। जो मर्डर के जो गुनाह में जो वेपन यूज़ हुए हैं वो बरामद करने का, इसमें और कोई लोग शामिल है कि नहीं है, वो सब तपास अभी चालू है। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 3 होनहार विद्यार्थियों ने प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में आत्मानंद विद्यालय की छात्रा ताहिरा खान ने 57.60% अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं ओमकार केवट ने 5वां स्थान और भूमिका परतोती ने 7वां स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है। मैंने शुरुआती से डेली 5 से 6 आवर की स्टडी की, फुल कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ। सर मेरी प्रेरणा मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरे भाई बहन हैं। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। सर स्कूल से तो मुझे फुल सपोर्ट था, मेरे टीचर से वो मेरे डाउट को सॉल्व करते थे। मैं जब भी पूछा डाउट बता मेरा आंसर देते थे और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और करेज करते रहे कि आप कर सकते हो, आप मेरिट मिला सकते हो, आप अच्छा कर। मैंने 97% प्राप्त किया है और छत्तीसगढ़ में मेरा 7th रैंक है और ज़िले में 3rd रैंक है। मैं डेली स्टडी करती थी और अच्छे से पढ़ती थी और सोशल मीडिया से मैं बचपन से दूर हूँ और मैंने पेरेंट्स के सपोर्ट से और टीचर से सपोर्ट से अच्छे से परसेंट लेके आई। मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में 4th पोजीशन आई है। इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को और प्रिंसिपल को जाता है। इसके लिए मैंने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ 6 घंटे की पढ़ाई की है। उसके अलावा जितने भी डाउट होते थे मैं उस डाउट को उसी वक्त क्लियर कर लेती थी। इस पे मेरे टीचर जुनैद सर का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन थे, उनको देख कर के मैं पढ़ा करती थी और इस पे सभी टीचर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा गाइड किया है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी को फोन कर विद्यार्थियों को बधाई दी। वहीं जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने भी छात्रों को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पूरे जिले में इस सफलता को लेकर हर्ष का माहौल है। आज जो 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है कि हमारे जिले के 3 बच्चे जो हैं उन्होंने 12वीं में प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है। ताहिरा है जिन्होंने 4th पोजीशन हासिल किया है, ओंकार ने 5th पोजीशन और भूमिका ने 7th पोजीशन हासिल किया है।
और मैं इन बच्चों के मेहनत और लगन को लेकर और आगे जो ये बनना चाहते हैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही जिले वासियों को भी सभी को बधाई देती हूँ कि जिले को ये उपलब्धि हासिल हुई है। इस परिणाम को मैं हमारे जिले के शिक्षकों, प्राचार्यों और सारे पालकों की उपलब्धि मानता हूँ। पालकों ने बच्चों को घर में मोटिवेट किया, शिक्षकों ने स्कूल में किया और प्राचार्यों को प्रबंधक तक इतना अच्छा था कि जो अंतिम समय में हम लोग ने जो अपनी कार्य योजना बनाई थी और साल भर जो हम लोग ने एक ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप बनाया था, उसमें बच्चे, टीचर ने काम किया, प्रिंसिपल ने काम किया, उसका हमको प्रायता मिला। एक ग्रुप हमने ऐसा बनाया था जिसमें 80% से ऊपर के बच्चे हो रहे थे, तो उसके बनाए हुए पेपरों को बच्चों ने किया और आप उपलब्धि देख रहे हैं। 3 बच्चे हमारे 12वीं क्लास में मेरिट में आए और निश्चित रूप से ये हमारे विभाग के लिए और पूरे गौरव डेवलपमेंट नंबर के लिए बहुत गर्व की बात है। आप सभी को मैं इस चीज की बधाई। गुजरात के वडोदरा शहर में कारेली बाग वुडा सर्कल के पास रात्रि बाजार के सामने एक बड़ी घटना होने की खबर सामने आई है। वडोदरा के कारेली बाग वुडा सर्कल के पास नई सड़क के निर्माण कार्य के दौरान 18 वर्षीय युवक अचानक गड्ढे में गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल युवक को तत्काल एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। गुजरात के वडोदरा में एक तरफ जहां गंदे पानी की शिकायतों से लोग परेशान हैं, वहीं कांग्रेस ने अब इन तस्वीरों को बदलने का दावा किया है। वडोदरा के वार्ड नंबर 14 में पिछले काफी समय से पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने इस वार्ड की 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। जीत के बाद कांग्रेस के विजेता तीर्थ ब्रह्मभट्ट ने दावा किया है कि अब वार्ड में साफ और पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज रोज वार्ड नंबर 14 જ્યાં સમગ્ર વિસ્તારમાં પાણી પૂરું પાડે જેવી ગાજરાવાળી ટાંકી ખાતે અમે મુલાકાતે આવ્યા હતા, કારણ કે અમે જીત્યા અને 3-4 દિવસમાં જ આખું દૂષિત પાણી આવવા લાગ્યું। અમે જનતાએ ફરિયાદ કરી કે સાહેબ ગંદુ પાણી આવે છે, અમે મુલાકાત માટે આવ્યા। ત્યાં જઈને અમે જોયું તો ગંદકીનું સામ્રાજ્ય, એક બાજુ કૂતરા ફરતા હોય, જનાવર ફરતા હોય અને પાછું સંપ જે પીવાનું પાણી પીવે સંપ ખુલ્લો, કદાચ ના કરે નારાયણ અને ત્યાં કૂતરું પડી જાય, જનાવર પડી જાય, ક્યાં કોઈક માણસ અંદર પડે અને મૃત્યુ પામે તો આ જવાબદારી કોની? કૂતરું પડે તો શું આપણે એ જ પાણી પીવાનું? આપણે કોઈ હોટલમાં જમવા જઈએ અને આપણે હોટલમાં કહે કે સાહેબ લો પાણી પીઓ, તો આપણે ના કહીએ કે ભાઈ ના અમને બિસ્લરીનું પાણી આપો, તો શું આપણે બિસ્લરીનું પાણી પીવાનું છે? આપણા ઘરે બિસ્લરીનું પાણી પીશું? આ વીએમસી આટલા મોઘાદાટ વેરા લે, પાણી વેરા લે, જાતના વેરા લે, તો છતાં પણ આપણા જો 2 ટાઈમ પીવાનું શુદ્ધ પાણી ના આપી શકતી તો શું કામનું? હું આ બીએમસીને ચેતવવા માગું છું કે અત્યાર સુધી વોર્ડ નંબર 14માં જે ચાલ્યું ખરું, પણ હવે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ ચલાવી લેવાની નહીં આવે। આ તમારી જે ભૂલ થઈ એ ભૂલ માફ, પણ હવે આગળ એક પણ ભૂલ માફ કરવામાં નહીં આવે। અમે અમારી જનતાને જે વાયદો કર્યો છે એ વાયદોનું વચન પૂરા કરી રહીશું। આવતા 6 મહિનામાં जनता शुद्ध पानी पीने आपीने रही। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV.
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के मेहसाणा में भाजपा उम्मीदवार के भांजे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपियों का घटनास्थल पर रिकंस्ट्रक्शन किया। मेहसाणा शहर में भाजपा उम्मीदवार के भांजे नितिन चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने तेज कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच के हिस्से के रूप में आरोपियों को तावड़िया चौक के पास उस स्थान पर लेकर पहुंची जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। यहां पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का बारीकी से रिकंस्ट्रक्शन कराया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को सख्त संदेश देते हुए गर्मी के बीच करीब आधा किलोमीटर तक खाली पांव पैदल भी चलाया। पुलिस की इस कार्यवाही से इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया गया। भारत में पहली बार फार्मूला 1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप आयोजित होने जा रही है। भारत में पहली बार फार्मूला 1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो रेसिंग के शौकीनों के लिए एक बड़ा मौका साबित होगा। मुंबई फॉल्कन्स की इस पहल के तहत जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप के लिए भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उनका कहना है कि उन्हें कार और स्पीड का हमेशा से शौक रहा है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह प्रतियोगिता फार्मूला 1 की आधिकारिक गेम पर खेली जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह गेम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध रहेगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये F1 सिम रेसिंग का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली बच्चों लोगों के लिए एंड फॉर जूनियर्स टू कम इनटू मोटर स्पोर्ट्स। मोटर स्पोर्ट्स में सिम रेसिंग वर्चुअल से रियलिटी का टर्निंग पॉइंट है और इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को या स्पोर्ट्स पर्सन्स को F1 जाने का एक लैडर बन जाएगा। तो सिम रेसिंग ऐसा होगा कि आप प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करके सबका डिटेल्स आ जाएंगे, बिकॉज़ एक बार डिटेल्स आने के बाद आप प्रैक्टिस सेशंस करेंगे अपने घर पे। प्रैक्टिस सेशंस के बाद आपका एक लीडरशिप बोर्ड बनेगा। लीडरशिप बोर्ड में आपके जोनल में आप टॉप 10,000 में क्वालिफाई होंगे। टॉप 10,000 में क्वालिफाई होने के बाद हम आपके सिटीज़ में आएंगे, आपके स्कूल्स में आएंगे
वहाँ पे जो भी लीडर बोर्ड में रहेंगे उसको हम सिंगल प्लेटफॉर्म पे ऑन वर्चुअल सिम रेसिंग के जो रिग्स आते हैं उसमें रेसिंग का प्लेटफॉर्म बनेगा और रेसिंग से टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। वहाँ से बॉम्बे अबाउट 1000 बच्चे बॉम्बे आएंगे, मुंबई आएंगे। मुंबई आने के बाद ये पूरा F1 का एक प्रोग्राम होगा, जैसे F1 सिम रेसिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है। उस चैम्पियनशिप में क्वालिफाइंग राउंड होगा, सेमीफाइनल्स होंगे, उसके बाद फाइनल्स होंगे। फाइनल्स के बाद प्राइज़ मनी जो भी जीतेगा वो 1 करोड़ रुपए का प्राइज़ मनी है, जो उनको फ्यूचर गेमिंग में और इसमें उनके काम आएगा। देन उसके बाद जो 1000 बच्चे उसमें से जो क्वालिफाई होंगे वो हम उनको रेस ट्रैक में डालेंगे, जो वर्चुअल से रियलिटी में इंट्रोड्यूस होगा। जब वो ट्रैक में जाएंगे तो उनको हम एक्चुअली सिखाएंगे कि हाउ रेसिंग इज़ एग्जीक्यूटेड और उसमें क्या क्या फैसिलिटी लगेगी, लाइक द कार्टिंग्स आ गया, ट्रैक आ गया, मेंटल हेल्थ आ गया, फिज़िकल हेल्थ आ गया, एवरीथिंग उसमें आ जाएगा। एंड वहाँ से एक स्टार बन के निकलेगा जो 1 in a billion मेका स्टार बनेगा। वो स्टार वहाँ से चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करेगा एंड सो फोर्थ। बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, उनको आगे बढ़कर ये प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस करना, बिकॉज ये एकदम यूनिक है और बहुत ही ग्लैमरस स्पोर्ट है। तो जब भी आप ये बेस से ग्रास रूट लेवल से चालू करते हो और एक सबसे ऊपर वाला लेवल है जो फार्मूला 1 का है, एंड अगर एक इंडियन वो उस प्लेटफॉर्म में दिखेगा तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होगा। एंड जिस हिसाब से अमित भाई ने ये इनिशिएटिव लिया, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स टेकन बाय समवन इन इंडिया। सो आई एम पर्सनली मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ इट। गुजरात के वडोदरा में आचार संहिता समाप्त होने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकास कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा विमर्श किया गया। वडोदरा में म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए विशेष अभियान चलाने की बात भी कही गई। शहर में सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। आज आचारसंहिता पूरी થતા પહેલા રિવ્યુ મીટિંગ અમે અધિકારીઓ જોડે કરવામાં આવ્યું। પહેલા રિવ્યુ મીટિંગ ચાલતી હતી, પણ હવે જે વિકાસના કામોને વેગ આપવા માટે જે નિર્ણયો લેવાની છે આ બધા ઉપર આજે ચર્ચા કરવામાં આવી છે। એટલે 2026-27 જે બજેટેડ સેશનમાં જે પણ બજેટેડ કામો છે એને આગળ વધારવા માટે અમે આજે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી છે। સૌથી પહેલા સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ અને સ્વચ્છતા બાબતનું જે પણ કામગીરી છે એના ઉપર વોર્ડ ઓફિસર્સ અને એસએસઆઈની ઉપર રિવ્યુ કરવામાં આવ્યું। આવનારા દિવસોમાં જે જાહેર જગ્યામાં ગંદકી કરનારા ઉપર કડક કાર્યવાહી કરવા માટે પણ એમને સૂચના આપી છે। એટલે આવનારા દિવસોમાં પેનલ્ટી સેશન્સ બહુ વધારે કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। અમે અપીલ પણ કરીએ છીએ કે જાહેર જનતાને કે કચરા તમે જાહેરમાં નાખવા કરતા તમે ડોર ટુ ડોર કલેક્શન સિસ્ટમમાં જ આપી દેવાની અમને વિનંતી છે। સેકન્ડ, આપણે ગ્રીવન્સ રિડ્રેસલ સિસ્ટમ માટે તમામ ડેપ્યુટી એન્જિનિયર્સ અને વોર્ડ ઓફિસર સાથે પણ મીટિંગ કરી છે। ખાસ કરીને ડ્રેનેજ, પાણી, રોડ, સાફ સફાઈ, સ્ટ્રીટ લાઇટ મેજર કમ્પ્લેન્ટ સિસ્ટમ છે અને કયા કયા વોર્ડમાંથી મેક્સિમમ કમ્પ્લેન્ટ્સ આવે છે, કયા કયા સોસાયટીઝમાંથી કમ્પ્લેન્ટ છે એની એનાલિસિસ પણ કરીને એને આપ્યું છે। એટલે જે નિર્ણય અમે લીધેલા છે સવારે વહેલા સવારે 7 થી 9 તમામ ડીઈઝ, આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર્સ, વોર્ડ ઓફિસર્સ, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર્સ, ડેપ્યુટી કમિશનર્સ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સવારે 7 થી 9 ફિલ્ડમાં રહેવાનું અમે જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કર્યું છે એ કડક રીતે અમલ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને સિટીમાં સ્વચ્છતા પણ વધી રહ્યા છે, સાથે સાથે ડ્રેનેજ, પાણી અને રોડ રસ્તાનું કામો પણ ઇઝી થઈ જાય। હવેથી એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે દરેક વોર્ડના જે આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર રોડ છે એમને આજથી અમે જવાબદારી આપી છે કે રોજ તમારા 10 કિલોમીટરની આજુબાજુ તમારું ટ્રાવેલ કરવાનું, તમારા વિસ્તારમાં આવતા રોડને ચકાસવાનું। સેમ એપ્લાઇઝ ટુ ડ્રેનેજના આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, સેમ એપ્લાઇઝ ટુ વોટરના આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર જે સોસાયટીઝમાં પાણીનું પ્રેશર ચેક કરવાનું। એટલે ડીઈએસ અને એના ઉપર એક્સચેન્જ વધારે ફીલ્ડમાં રહેવાની જે સૂચના આપી છે, કારણ કે જે પબ્લિક ગ્રીવન્સ છે એને સવારે મ્યુનિસિપલ સર્વિસીસ અમે 7 થી 9 માં આપી શકીએ તો મેક્સિમમ ગ્રીવન્સ અમે સોલ્વ કરી શકીએ। આના પછી જે સિટી બસ ઇલેક્ટ્રિક બસીસ આવી ગયું છે, જે રીતનો પ્રોમિસ અમે કરી હતી, મહેનત કરીને 40 બસીસ આવી ગઈ છે। હવે ટૂંકા સમયમાં જે જૂના ચાલતી 100 બસીસને રિપ્લેસ કરીને ઇલેક્ટ્રિક બસીસ ચાલુ કરવા માટે જે કામગીરી છે એ શરૂઆત કરી દેવાના છે। ટૂંકા સમયમાં સરકાર તરફથી નક્કી કરાયેલ સિસ્ટમથી બસો શરૂ કરીશું।
સોમવાર પણ એના મીટિંગ છે, ટિકિટિંગ, મીટરિંગ, બસ સ્ટોપ્સ એ બાબતમાં શું કરવું છે એ બાબતમાં અમે મીટિંગ કરવાના છે, એને પણ આગળ લઈ જવાના છે. પછી 125 MLDનું જે પાણી લાવવાનું છે વડોદરા સિટીની અંદર, એ જે પુષ્કરનું કામ અમે શટડાઉન લઈને કરવાના છે, જેથી કરીને ઈસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોનનું પાણીનું જે સમસ્યા છે અને થોડું ઘણું નોર્થનું, એ બધું સમસ્યા હલ કરવા માટે મહેનત થઈ ગયું છે. પોન્ટૂન રેડી થઈ ગયું છે, વોટર WTP રેડી થઈ ગયું છે. હવે એક SSN કેનાલમાં ખાલી પુષ્કરનું બાકી છે, એ MCC અને ઇલેક્શન્સના કારણે નથી કરી શક્યા, પણ એના પછીનું ટાઈમમાં અમે કરી દેવાના છે. એટલે ટૂંકા સમયમાં વડોદરાની અંદર જે પાણીનું જે પ્રેશરની સમસ્યા હતી એ પણ નિરાકરણ લાવવાના છે. હવેથી જે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીઝમાં ડ્રેનેજ, સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજીસ બધું જે કામગીરી છે, ક્લીન કરવાનું, ખાસ સફાઈ, વિશ્વામિત્રીના જે કામગીરી, આ બધું સ્પીડ પકડ્યું છે. હવે આ ગાર્ડિયન વોલ્સ બનાવવાનું કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. વહો વિશ્વામિત્રીની ટીમમાં મુલાકાત કરી હતી, જે તે વખતે બાયોડાયવર્સિટી શીલ્ડ કરવાની વાત હતી, એને પણ અમે પ્લાનિંગમાં લીધું છે. હવે વિશ્વામિત્રી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટનું પણ અમે આગળ દબાવવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથ જલ સંચય, જલ ભાગીદારીમાં જે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સક્સેસ કરવાનું છે, એટલે ઉનાળા છે, પાણીનું અછત છે, એટલે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ ઉપર પણ ઘણા બધું કામ ચાલી રહ્યા છે. અત્યારે હીટ એક્શન પ્લાન પણ જાહેર કરી છે. અમે પણ મેસેજીસ દ્વારા તમામ સિટીઝન્સને અપીલ કરીએ છીએ કે આ ગરમીમાં બિનજરૂરી બહાર નથી નીકળતા. બહાર નીકળવું હોય તો વધારે પાણી પીવું, છાશ પીવું, બોડીને ઠંડુ રાખવું, એ બાબતની તૈયારીઓ અને સાથે રિવ્યુ કરી રહ્યા છે. પ્રી મોન્સૂનનું એક્ટિવિટી અને અર્બન ગ્રીનિંગમાં પ્લાન્ટેશન્સ, પાર્ક્સ, આ બધા ઉપર અત્યારે ફોકસ છે. એટલે કુલ મળીને પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી, વિશ્વામિત્રીમાં એક્ટિવિટી, ગાર્ડન્સમાં એક્ટિવિટી, રોડ રસ્તા ડ્રેનેજની એક્ટિવિટી અને આવનારા દિવસોમાં જે બજેટમાં પ્રોમિસ કરેલી હતી, આ બધા તમામને એક એક કરીને લોન્ચ કરવાનું, કામગીરી શરૂ કરવાનું, એવી મિટિંગ્સ પણ કરવાના છે, જેમાં ઓડિટોરિયમ, સ્વિમિંગ પુલ, રોડ્સ, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, WTPs બધા ઉપર હવે ફોકસ આવશે. એટલે ધીરે અમે આ બધાની કામગીરી શરૂ કરી દેવાના છે. મીડિયાના મિત્રોને આભાર કે આફ્ટર ધી MCC તમે લોકો પણ આવ્યા, અમારી વાતને પબ્લિક સુધી લઈ જવા બદલ આપને પણ આભાર માનીએ છીએ. આપણા મારફતે પછી વડોદરાની પબ્લિકને એ જ રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે 99% પબ્લિક બહુ સારી છે, સ્વચ્છતા જાળવી રાખે છે, પણ 1% લોકો હજી જાહેરમાં ગંદકી કરે છે. એમને મારે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આ જાહેર જગ્યામાં ગંદકી કરનારને ટાળો, અને અમે પણ એને સુધારવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છીએ. હવે નવા સંસ્થાને પણ જોડીને મહેનત કરવાના છે. આવનારા દિવસોમાં આ બધાની સુધારો કામગીરી લાવવા માટે અમે મહેનત કરવા માટે તમને विनती की। उत्तराखंड के हरिद्वार में अतिक्रमण के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स और लघु व्यापारियों के कथित शोषण के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। हरिद्वार में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स और लघु व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्यवाही के विरोध में व्यापारियों ने तुलसी चौक से नगर निगम तक पैदल मार्च निकाला और जोरदार प्रदर्शन किया। लघु व्यापार संगठन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारी इस आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लाइसेंस होने के बावजूद उनका सामान जब्त किया जा रहा है और उन्हें उनके व्यापारिक स्थान से हटाया जा रहा है। व्यापारियों ने मांग की है कि नगर निगम प्रशासन सभी वेंडिंग जोन में उन्हें व्यवस्थित कर स्वरोजगार का अवसर दे। संजय चोपड़ा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो 2 मई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आज जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है शहरी क्षेत्र के अंदर, हम अतिक्रमण अभियान के विरोधी नहीं है। हमारा कहना यह है कि जिन स्ट्रीट वेंडरों को आपने वर्ष 2018 के अंदर सर्वे सूची में सम्मिलित किया हुआ है, उनको आप लाइसेंस दें, और जिन्हें आपने लाइसेंस निर्गत करा रखे हैं 18 के बाद के, उन लोगों को स्वतंत्र कारोबार करने की आप अनुमति दें। रही बात विषय की, वे कहीं किसी क्षेत्रों के अंदर जो है आपने प्रतिबंधित क्षेत्र कर रखा है, तो उसके लिए टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाएं। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाकर जो है जिन क्षेत्रों को आपने प्रतिबंधित करना है उस पर विचार कर लें। उस पर अगर स्ट्रीट वेंडर की रजामंदी होती है उस क्षेत्र के अंदर, तो उसे आप नो वेंडिंग जोन घोषित कर दें। लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए आपसे कौन सी जगह आपने चिन्हित किया है। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ष 2018 का कानून है, 16 का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार आपको पहले जो है स्ट्रीट वेंडर को उचित स्थान देना होगा, और उचित स्थान के साथ उसे कारोबार करने की आपको अनुमति देनी होगी, बशर्ते आपको उसको लाइसेंस जारी करना होगा। तो आप आज तक, अभी तक जो है बहुत से क्षेत्रों के अंदर लाइसेंस जारी नहीं हुए, बहुत लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, और बहुत से क्षेत्रों के अंदर अनावश्यक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, ठेलियाँ तोड़ी जा रही हैं। ठेली तोड़ने का क्या मतलब है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपको लगता है ये अतिक्रमणकारी है, आप उसकी ठेली जब्त कर लीजिए। वो यहाँ पर आकर साबित करेगा कि अतिक्रमणकारी है कि नहीं है।
अगर वो अतिक्रमणकारी नहीं होगा वो ठेली छुड़ा के ले जाएगा। आज एक गरीब आदमी की आप ठेली तोड़ रहे हैं, वो कहाँ जाए। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये है, जो आज लाइसेंस धारक हैं वो तो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो कम से कम 5000 स्ट्रीट वेंडर जो मेलों के दौरान बाहर से आया हुआ है, जो अन्य अन्य राज्यों से यहाँ पर आकर कारोबार कर रहा है, उसको कोई पकड़ा दकड़ी नहीं है, उसको कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। गोलगप्पे है तो गोलगप्पे ही बिक रहे हैं, ककड़ी है तो ककड़ी बिक रही है जी, खीरा है तो खीरा बिक रहा है, गन्ने का जूस वाला है तो गन्ने का जूस वाला है। उसमें कोई भी स्ट्रीट वेंडर हरिद्वार का नागरिक नहीं है। क्या है क्या भाई कोई? आप बता दो, आप बता दो, है कोई? आज उनकी वजह से हरिद्वार के जो निवासी हैं, क्योंकि एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हरिद्वार का निवासी है उसे स्वाभिमान की फिक्र है। उसे लगता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती पुलिस ना कर दे, मेरी बेइज्जती प्रशासन ना कर दे, इसलिए वो ठेली लेकर इधर उधर भागता है। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद अब शहर में राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। 76 में से 69 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अब असली मुकाबला सत्ता के प्रमुख पदों को लेकर शुरू हो गया है। आगामी टर्म के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पदों पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर पार्टी के भीतर ही चर्चाओं का और दावेदारी का दौर तेज हो गया है। खास बात यह है कि पहले 2.5 साल के लिए मेयर का पद एससी पुरुष के लिए आरक्षित है, जिससे इस वर्ग के नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई है। मेयर पद की दौड़ में 3 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 12 से जीते समीर वाघेला का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है, जो संघ से जुड़े माने जाते हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय है। इसके अलावा वार्ड नंबर 8 से भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले अजय डाभी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, जिनकी संगठन में पकड़ और अनुभव उनके पक्ष में जाता है। वही वार्ड 18 से विजय चेतन परमार का नाम भी चर्चा में है, जिन्हें पूर्व मेयर के करीबी के तौर पर देखा जाता है। दूसरी ओर सबसे ज्यादा खींचतान स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पद को लेकर देखने को मिल रही है, जिसे नगर निगम का सबसे प्रभावशाली पद माना जाता है। इस पद के लिए करीब 5 दावेदार मैदान में हैं। नितिन डोंगा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जिन्हें पिछले कार्यकाल का अनुभव और मजबूत लॉबी का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा अजीत दजीत का नाम भी चर्चा में है, जो लगातार तीसरी बार पार्षद बने हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। उपेंद्र प्रजापति, जो इस बार निर्विरोध चुने गए हैं, उनका नाम भी रेस में शामिल है। श्रीरंग आयरे, जिन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की है और स्थायी समिति का अनुभव रखते हैं, वे भी इस पद के दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ दावेदार चेयरमैन पद नहीं मिलने पर डिप्टी मेयर पद से भी संतुष्ट हो सकते हैं, जिससे अंदरूनी संतुलन साधने की कोशिश की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन पदों पर अंतिम फैसला संगठन का चलेगा या फिर संघ की भूमिका अहम होगी। आने वाले दिनों में नए बोर्ड की घोषणा के साथ ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वडोदरा की सत्ता की कमान किन हाथों में जाएगी और पार्टी किस तरह से अंदरूनी संतुलन बनाकर आगे बढ़ती है। गुजरात के वडोदरा के माधवनगर वुडा इलाके में देर रात हुए झगड़े के बाद एक संदिग्ध मृत्यु का मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के माधवनगर वुडा इलाके में देर रात कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े की सूचना अटलादरा पुलिस को मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाया ही था कि अचानक ऊपर से गिरने की आवाज आई। जब पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति बिल्डिंग से गिरा हुआ गंभीर हालत में मिला। घायल व्यक्ति को तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दिलीप वसावा की मृत्यु हो गई। इस मामले में मारपीट के आरोपी को लेकर एसीपी एवी काटकर ने अपना बयान दिया है और पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही है। दिलीप मारो भाई छे, माधवनगर उड़ा अटलादरा त्यां रहूं छुं मैं। राते 11 साढ़े 11 ની વચ્ચે આ બનાવ બન્યો છે। નીચે ઝપાઝપી થઈ હતી મારા ભાઈની છોકરા જોડે, ભાઈ વચ્ચે। તો એ લોકોની મેટર પતી ગઈ, છોકરો ઘરે ગતો રહ્યો। ખબર નહીં કોઈએ કમ્પ્લેન કરી, હજુ બી અમને ખબર નહીં કે કમ્પ્લેન કોઈએ કરી છે। કમ્પ્લેન કરી, 2 પોલીસની ગાડી આવી, 3 પોલીસવાળા નીચે ઉતર્યા, દંડે મારા ભાઈને માર્યો અને મારા ભાભી છોડાવતા હતા। ભાભીએ કીધું કે એમને ઓલરેડી માથામાં વાગેલું છે, તમે મારશો નહીં। તે કે તું બી હટ સાઈડમાં, નહીં તો તને બી ઠોકીશ। માર્યો એટલો માર્યો, પોલીસવાળા ત્યાં જ ઊભા હતા। મારો ભાઈ ઉપર ગયો, મારું ને એનું ઘર સામે છે। મેં જોયો એ ઉપર ગયો, મને લાગ્યું કંઈક, મને ખબર જ નથી કે નીચે શું થયું। પછી ભાભીએ કીધું કે આ મેટર થઈ છે। હું તો ઊંઘતી હતી, પછી ધબકાક દઈને નીચે અવાજ આવ્યો, 8મે માળથી નીચે કૂદી ગયો। નીચે ગયો તો એનું ઓલરેડી ત્યાં ડેથ થઈ ગયું હતું।
એને એટલો બધો માર માર્યો ને એ ડિપ્રેશનમાં આવીને ઉપરથી કૂદી ગયો છે. એટલો એવી તો શું કમ્પ્લેન કરી છે, અમને બી કહો કે એ છોકરાને એટલો બધો કેમ માર્યો. ગઈકાલે અટલાદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અકસ્માત મોતનો બનાવ દાખલ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં હકીકત એવી છે કે રાત્રિના 12 વાગ્યાની આસપાસ માધવનગર ઉડામાંથી એક સુનિલભાઈ નામના વ્યક્તિ પોલીસ સ્ટેશન આવી અને જાણ કરેલ કે અહીંયા ઝઘડો થાય છે, જેથી પોલીસ સ્ટેશનથી ઇન્વેના માણસો ત્યાં જગ્યા ઉપર ગયેલા અને ત્યાં જઈને જોયેલ તો ત્યાં બધા માણસો ભેગા થયેલા હતા, જેથી એ બધા માણસોને ત્યાંથી પોલીસે વિખેરી નાખેલ અને થોડી વાર પછી પોલીસ ત્યાંથી પરત આવવા રવાના થઈ તે દરમિયાનમાં ઉપરથી કશુંક પડવાનો અવાજ આવેલ, જેથી ત્યાંના જે બીજા ઉડાના માણસો અને બધા જઈને ત્યાં તપાસ કરતા જે અવાજ આવેલો એ દિશામાં જઈને તપાસ કરતા ત્યાં એક વ્યક્તિ નીચે પડેલ હતા, જેથી તાત્કાલિક ત્યાંના માણસોએ એને 108ને બોલાવી અને હોસ્પિટલ લાવવામાં આવેલ અને એ સારવારમાં અહીંયા હોસ્પિટલમાં એ મરણ ગયેલાનું જાણવા મળે છે. એ બાબતે વિગતવાર તલસ્પર્શી તપાસ કરવામાં આવશે. તપાસ થયા પછી જે કંઈ સત્ય બહાર આવશે એ રીતે એના પગલાં લેવામાં આવશે. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी न्यूज़ रूम से. आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.